गुड आफ्टरनून एवरीवन। NAPJC 1-2 लास्ट क्लास में हमने आई थिंक मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो जस्ट शुरू ही किया था, राइट? रीजनिंग में हमने ओके निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, यहां तक के पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिए थे। इस रीजनिंग में आगे है बेसिक कनेक्टिव्स। बेसिक कनेक्टिव्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिव एंड, जिसको अपन कंजक्शन भी बोलते हैं। और अगर कोई स्टेटमेंट P एंड Q इस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है तो दिस स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज P एंड Q। एंड का जो सिंबल है यहाँ पे वो ये है। ट्रुथ टेबल की बात करें तो वी नो दैट कि इफ टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड विद स्टेटमेंट with connective and, so that statement will be true if both the statements P and Q are true। अगर P Q है और Q भी true है तो ही P and Q true होगा। if at least one of them is false तो statement false हो जाएगा। तो ट्रुथ टेबल में अपन ऑर्डर से TTFF तो P के लिए और TF TF, तो यहाँ पे ये सारे के सारे सिचुएशन में रिमेनिंग जो 3 है फॉल्स आ जाएगा। negation of P and Q is negation P और negation Q। ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि एंड वर्ड इज इक्वलेंट टू इंटरसेक्शन इन सेट्स और वर्ड इज इक्वलेंट टू यूनियन इन सेट्स। सेकंड इज और कनेक्टिव, और को हम डिसजंक्शन भी बोलते हैं। P और Q, दिस स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज ट्रुथ टेबल। तो बोलो लास्ट कॉलम में क्या लिखें ऑर्डर वाइज? P और Q। TTTF। TTTF। If at least one of the statements is true, then overall statement is true in this case when statements are connected with word or। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल की बात करें, सिंपल सा एग्जांपल कि हमें ये बोल दिया जाए कि 2 is less than or equal to 3, is this statement is true or false? True। True। तो ये स्टेटमेंट के दो सिंपल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? 2 is less than 3 और 2 is equal to 3, and since 2 is less than 3 statement is true, therefore overall statement is true। और अगेन निगेशन की बात कर लें तो निगेशन ऑफ P और Q इज निगेशन P एंड निगेशन Q। A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें जो और वर्ड है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दो पार्ट्स का मतलब क्या है कि एक तो पार्ट है एक्सक्लूसिव और, इसका मीनिंग क्या होता है? नहीं मैं ये नोट्स तुम्हें शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक बार तुम लोग भी कंफर्म करना कि सभी लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के कंप्लीट नोट्स मिल गए हैं ना ग्रुप पे? कोई ग्रुप ऐसा जिसमें नोट्स शेयर नहीं किए गए अभी तक? ओके, ठीक है, तो मैं ये भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और में क्या कि इफ P एंड Q आर डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है।
has not received the previous notes. Which batch, Aditya? Which group? खारगर बैच. ओके, तो तुम्हारी मतलब इसमें बैच का कोई पर्टिकुलर नेम है क्या, जैसे यहाँ पे NAPJC करके है वैसे, या जस्ट खारगर बैच? NKPJC1. ओके सर हाँ. जस्ट टू कंफर्म, ये हमारा 4th लेक्चर है ना? फर्स्ट वाज स्टैटिस्टिक्स, फिर सेट्स, फिर रीजनिंग. हाँ, 4th लेक्चर है. ओके सर. खारगर बैच को मिला है, सिद्धि ने बोला है खारगर बैच को मिला है. ओके, बट स्टिल अगर देखो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है ना, नोट्स बाय चांस नहीं है, तो मुझे बैच और टॉपिक का नाम करके व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है, रिकॉर्डिंग और नोट्स. इफ P and Q are disjoint events, और disjoint का मीनिंग कि if event P is happening then Q cannot happen, if event Q is happening then P cannot happen. ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ कि occurrence of P rules out occurrence of Q. rules out का मतलब कि cannot happen, and vice versa. And occurrence of P rules out occurrence of Q, as well as occurrence of Q rules out occurrence of P. Then or used in P or Q is exclusive or. ठीक है, अभी अपन एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. एंड सेकंड वर्ड इज इंक्लूसिव और. इफ P and Q, both the events may occur simultaneously. तो जो और यूज किया है वो इंक्लूसिव और है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या कि I will go to Delhi either by train or by flight. बताना और जो यूज किया है वो कौन सा और है? एक्सक्लूसिव और. एक्सक्लूसिव और, बिकॉज कोई भी पर्सन दिल्ली ऐसा नहीं कर सकता कि वो एक ही टाइम पे ट्रेन एज वेल एज फ्लाइट दोनों में ट्रैवल कर रहा है. वो आइदर ट्रेन में ट्रैवल करेगा या फिर वो फ्लाइट में. तो यहाँ पे ये जो और यूज कर रखा है, दिस इज एक्सक्लूसिव और. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने लिया कि आइदर पासपोर्ट और आधार कार्ड इज वैलिड प्रूफ फॉर आइडेंटिफिकेशन. यहाँ पे और जो यूज कर रखा है ये इंक्लूसिव, बिकॉज इंक्लूसिव और. दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, स्कूल इज क्लोज्ड टुडे. इट इज आइदर संडे और हॉलीडे. बोलो. इंक्लूसिव और. तो संडे और हॉलीडे एक सेम डे पे आ सकते हैं, तो ये इंक्लूसिव और. ठीक है, तो इस तरह से अपन एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव और डिसाइड कर लेंगे. तो ये अपना और वाला जो कनेक्टिव है वो कंप्लीट है. नेक्स्ट कनेक्टिव इज implication. So can you show the previous slide for a second? Thank you, sir. implication या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट. अगर ऐसे लिखा हुआ है इफ P then Q,
कंडीशन वाला स्टेटमेंट का मीनिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग कि इफ P then Q. तो दिस स्टेटमेंट इज डिनोटेड एज P implies Q. इसको रीड भी अपन ऐसे ही कर रहे हैं, P implies Q. और इसके लिए अपन ने ये वाला सिंबल यूज किया, या फिर अगर सिंगल लाइन वाला एरो है ना तो भी सेम मीनिंग है, ठीक है, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं P implies Q. और P implies Q में ट्रुथ टेबल इस तरह से बनती है, TTFF TFTF. बताओ लास्ट कॉलम में क्या आएगा? True, false, true, true. ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू. ये हमने रिलेशन के टाइम पे डिस्कस भी किया था कि गिवन स्टेटमेंट में जो इफ वाला स्टेटमेंट है वो अगर फॉल्स आ जाएगा कि इफ 2 + 3 = 27 देन 3 + 8 = 38. तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इफ वाला स्टेटमेंट को पॉसिबल कराने के लिए एक इमेजिनरी वर्ड कंसिडर करना होगा, और इमेजिनरी वर्ड में एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो इस लॉजिक से हम आंसर को ऑलवेज ट्रू बोल देंगे. बट अगर इफ वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाता तो इसका मतलब कि हम रियल वर्ल्ड में ही चल रहे हैं. तो रियल वर्ल्ड में अपन को प्रॉपर लॉजिक लगाना पड़ेगा. और देन में लिखा हुआ है कि 3 + 8 = 11, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. और अगर देन में लिखा हुआ है कि 3 + 8 = 38, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. तो हम पहले इफ वाला स्टेटमेंट चेक करेंगे. इफ वाला स्टेटमेंट इज फॉल्स तो आगे चेक करने की, क्यू को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑलवेज ट्रू आ जाएगा आंसर. बट अगर इफ वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर क्यू के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा. इन दिस केस नोट फर्स्ट पॉइंट कि P implies Q is equivalent to negation P और Q. हम अपन ये अभी प्रूव कर लेंगे, बट P implies Q और negation P और Q ये दोनों इक्वलेंट हैं. और इसकी हेल्प से वी कैन से दैट negation of statement P implies Q is equal to negation of negation P और Q. Therefore it is equal to P and negation Q. ठीक है, तो negation of P implies Q जो आ रहा है वो आ रहा है P and negation Q. तो implication वाले स्टेटमेंट का negation in terms of implication नहीं आता है, in terms of and word आता है. अभी अपन एग्जांपल इसका लेते हैं, एक बार हम थ्योरेटिकल पॉइंट सारे नोट कर लेते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 कि P implies Q can also be written as first point is कि P is sufficient for Q. Second point is Q is essential for P. Third point is P only if Q. P implies Q मतलब कि if P then Q is equivalent to P only if Q. तो अभी अपन एक एग्जांपल लेंगे जिससे और ये क्लियर हो जाएगा. एंड लास्ट वन इन दिस केस इज P follows from Q follows from P. क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि फाइंड कन्वर्स स्टेटमेंट ऑफ P implies Q. तो P implies Q का कन्वर्स जो है वो है Q implies P. Inverse of P implies Q. Just information है. Negation P implies negation Q. Contrapositive of P implies Q is negation Q implies negation P. मैं ये नोट्स से शेयर कर दूंगा.
point number 7 and last point, that P implies Q and its contrapositive have same meaning. If P implies Q, then its if P implies Q is true, then its contrapositive is also true. If P implies Q is false, then its contrapositive is also false. तो same meaning है. Examples इस इन सारे पॉइंट्स को अपन कैसे समझ सकते हैं कि अगर एग्जांपल लिया जाए कि if fx is derivable at x equal to a, then fx is continuous at x equal to a. We know that this statement is correct. ठीक है, अब हम जो थ्योरी वाइज अपन ने लिखा है ना उस चीज को समझ लेते हैं. देखो ये स्टेटमेंट P is sufficient for Q. In this case क्या बन गया कि fx का x equal to a पे डिफरेंशिएबल होना is sufficient that fx is continuous at x equal to a. और ये वाली बात भी लॉजिकली सही है. If fx is differentiable at x equal to a, then it is sufficient to say that fx is continuous at x equal to a. Second लिखा हुआ है Q is essential for P. Q in this case है fx की continuity. तो fx का continuity is a necessary condition for statement P, that is function का differentiability. If function is continuous, then only we'll say that function is differentiable or not. तो function को differentiable होने के लिए function का continuous होना एक necessary condition है, that is essential है. C लिख रहा है, C में बोला गया है कि P only if Q. तो स्टेटमेंट क्या बना कि fx is derivable at x equal to a only if fx is continuous at x equal to a. क्लियर है? fx is derivable at x equal to a only if fx is continuous at x equal to a. And last one is Q follows from P. fx का continuity इस बात से follow हो जाता है that fx is differentiable at x equal to a. Because we know that if fx is differentiable at x equal to a, then definitely fx is continuous at x equal to a. तो Q follows from P. Fourth point में लिखा है converse of P implies Q. Converse of any statement may or may not be true. In this case, converse क्या बनेगा कि if fx is continuous at x equal to a, then fx is derivable at x equal to a, which is false. Inverse of P implies Q. Inverse बन रहा है कि if fx is non-derivable at x equal to a, then fx is not continuous at x equal to a. Again false बात है. अगर fx x equal to a पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम fx की क्वांटिटी पे कमेंट नहीं कर सकते फर्दर इंफॉर्मेशन के बिना. बट अगर ये बोला जाए कि if fx is not differentiable at x equal to a, then fx is not continuous at x equal to a, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. बट अगर अपन कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करें, दैट इज negation Q implies negation P, तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा कि if fx is discontinuous at x equal to a, then fx is non-derivable at x equal to a. और ये बात बिल्कुल सही है. If fx is not continuous at x equal to a, then fx is non-derivable at x equal to a. तो जो अभी 1 to 7 में जो लिखा 3 to 7 में जो लिखा है वो सारे पॉइंट्स क्लियर है. और 7 पॉइंट पर्टिकुलरली कि P implies Q और and its contrapositive, इनका मीनिंग सेम है. तो अभी हमने इस वाले एग्जांपल से देख लिया. अब मान लो क्वेश्चन है बोला है कि इन दिस क्वेश्चन राइट निगेशन, तो तुम लोग बताना निगेशन का आंसर क्या बनेगा. और हमने भी लास्ट पेज पे लिखा था कि P implies Q का निगेशन इज P and negation Q. यहाँ पे negation of P implies Q is P and negation Q. तो इन दिस केस आंसर क्या बन जाएगा कि fx is derivable at x equal to a and fx is not continuous at x equal to a. ठीक है. तो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट जैसे मान लो ऑप्शन में लिखा होता कि फर्स्ट ऑप्शन कि इफ fx is derivable at x equal to a, then fx is not continuous at x equal to a. ये निगेशन नहीं बोलते हम.
if fx is derivable at x equal to a, then fx is not continuous at x equal to a. This is not negation of given statement because implication वाले statement का negation implication की terms में नहीं आएगा. p and negation क्यों लिखेंगे बस अपन उसको, ठीक है. नेक्स्ट पेज पे डबल implication. पॉइंट नंबर 4. डबल इम्प्लीकेशन बोला है या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ये बोला जाए सेम चीज है. और ये क्या है, P if and only if Q is denoted as P by conditional Q. अब दोनों साइड एरो है, सिंगल लाइन बना दो या डबल लाइन बना दो सेम चीज है, बट दोनों साइड एरो है. और P बाई कंडीशनल Q का जो मीनिंग है वो क्या है कि P implies Q and Q implies P. P implies Q and Q implies P. इसका ट्रुथ टेबल बनाए अपन. तो इन दिस केस P मतलब हमें सिंस ये वाला रूल पता है अब, तो इसकी हेल्प से हम ट्रुथ टेबल की सारी एंट्रीज लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे तो भाई TTF है और यहाँ पे TFTF है. तो जब अपन अलग से कॉलम बनाएंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद TFFT आ जाता है. लेकिन कैसे आता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक P implies Q और एक Q implies P का कॉलम बना लेंगे. P implies Q के कॉलम में TFT आ जाएगा बिकॉज अगर इफ वाला स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर ट्रू आ जाता है. Q implies P में यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा. ये अगर ट्रू है तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा आंसर, तो फॉल्स आ जाएगा. ये अगर ट्रू है तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा आंसर, तो ट्रू आ जाएगा. तो Q implies P का कॉलम ये बनेगा. और हमें अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एंड वर्ड लेना है. एंड वर्ड में वो तभी ट्रू होगा जब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो लास्ट वाले केस में ट्रू आ गया, फर्स्ट वाले केस में ट्रू आ गया, लेकिन बीच में दोनों जगह FF आ गया. तो ये तो इसका प्रॉपर मेथड है. लेकिन अब आगे से कैसे इसको इजीली लिख सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि बाई कंडीशनल में अगर P और Q का नेचर सेम है, दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है, तो हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा. P और Q अपोजिट नेचर के हैं तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा. दोनों सेम नेचर के हैं तो आंसर ट्रू आ जाएगा, दोनों अपोजिट है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा. ठीक है. नोट, अब फर्स्ट पॉइंट कि जो निगेशन ऑफ P बाई कंडीशनल Q है, ये हम निगेशन P बाई कंडीशनल Q बोलेंगे या फिर P बाई कंडीशनल निगेशन Q बोलेंगे. यानी कि जो दो स्टेटमेंट बाई कंडीशनल साइन से कनेक्टेड है, इन दोनों में से किसी भी एक का निगेशन कर लो. ये ऑब्वियस सी बात है, लिखने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि P बाई कंडीशनल Q बोला जाए या Q बाई कंडीशनल P बोला जाए, सेम चीज है. यहाँ पे हम P और Q को इंटरचेंज कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट, P बाई कंडीशनल Q can also be written as PIFF Q. तो IFF का मतलब होता है if and only if. ठीक है, PIFF Q. सेकेंड मीनिंग कि P is necessary and sufficient for Q and vice versa. अभी जब अपन ने लास्ट वाले पॉइंट में P implies Q डिस्कस किया था, तब तो बोला था कि P is sufficient for Q
and q is necessary for p, but in this case तो p imply q as well as q implies p दोनों ही है, तो p is sufficient as well as necessary for q and q is sufficient and necessary for p, तो यहाँ पे दोनों ही मीनिंग आ जाएंगे। डबल इंप्लीकेशन में ओनली इतना ही है, ये अपने ऑल फोर कनेक्टिव्स जो हैं, ओनली फोर ही कनेक्टिव्स हैं, तो ये सारे कंप्लीट हैं। अब बस एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बचता है, दैट इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी को हम Sir, हाँ so negation of double implication like P double implication Q, can we write it as XOR, exclusive OR? हाँ, अभी हम Oh, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, लिख सकते हैं बिल्कुल। okay. ये लास्ट स्लाइड में कैन यू प्लीज रिपीट 3A पॉइंट। 3A का तो बस इंफॉर्मेशन है कि ये जो IFF लिखा होता है, IFF का मीनिंग है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, एंड इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग है कि P implies Q and Q implies P। Tautology, a statement which is always true, ऑलवेज ट्रू का मतलब क्या, कि मतलब ट्रू फॉर एवरी ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। जैसे अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि P और निगेशन P और इसका ट्रुथ टेबल बनाए, तो अभी बेसिक स्टेटमेंट तो ओनली P है, तो P के लिए ट्रू और फॉल्स लिखा, तो निगेशन P के लिए फॉल्स और ट्रू आ जाएगा। अब हम P और निगेशन P इन दोनों का और लेंगे, तो देखो आंसर ट्रू आ रहा है, तो सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड जो ऑलवेज ट्रू आ जाए, टोटोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही है फॉलेसी, इसको हम स्मॉल f से नोट करते हैं, a statement which is always false। एग्जांपल में P एंड निगेशन P समझ आ गया होगा, अगर हम इन दोनों का एंड लेंगे तो फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। तो ये अपना थ्योरी वाइज ये पार्ट कंप्लीट है। अपन ने यहाँ पे, मैंने शायद कल लास्ट क्लास में बता दिया था कि हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है इनको सेट्स की हेल्प से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट P है सेट A, स्टेटमेंट Q है सेट B, एंड वर्ड है इंटरसेक्शन, और वर्ड है यूनियन, निगेशन P है A कॉम्प्लीमेंट, टोटोलॉजी है यूनिवर्सल सेट, पॉलिसी है एम्प्टी सेट, ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं पे हमें गिवन है फॉर एग्जांपल निगेशन P एंड Q कहीं लिखा हुआ है, निगेशन P एंड Q, और हमें इन टर्म्स ऑफ सेट कन्वर्ट करना है, तो दिस बिकम्स A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। और अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम A नहीं आना चाहिए और B आना चाहिए, ये वाला बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें अपन पॉलिसी एंड कंटीजेंसी आर द सेम। पॉलिसी को हम कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं, कंटीजेंसी वर्ड अब पता नहीं इसमें यूज करते हैं या नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन तो बोलते हैं। सर आप पॉलिसी को सेट्स की मदद से दिखा सकते हैं एक बार? अभी हम जैसे इन दिस केस ले, हमने कहा कि दिस इज पॉलिसी, इसको हमने सेट के फॉर्म में लिखा तो क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एंड वी नो दैट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अपन
कॉन्ट्राडिक्शन भी अपन इस चीज को बोलते हैं। थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर। हाँ, इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल को डायरेक्टली सेट्स की तरह नहीं सोच सकते। इम्प्लीकेशन में अभी मैं डिस्कस करूंगा, चलो मेरे द्वारा पॉइंट। और कोई डाउट किसी का? नहीं, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल को देखो, हमने अभी तो ये एंड और वर्ड जो है इनको यूनियन और इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर P implies Q है तो हमने कहा कि ये अपन को जो हमने भी नोट भी किया था कि दिस इज इक्वल टू निगेशन P और Q। तो इस वाली फॉर्म में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया, नाउ दिस बिकम्स A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। तो आप सेट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P बाई कंडीशनल Q अगर है तो इसका मीनिंग है कि P implies Q and Q implies P। तो दिस नाउ बिकम्स निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। और अब इसको हम सिंप्लीफाई करके आगे लिख सकते हैं। तो ये निगेशन P और Q। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अपन लगा सकते हैं क्या? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो इसको पूरे को मैंने A बोल दिया, ये पूरा। तो A इंटरसेक्शन B यूनियन, यानी कि ये वाला सिंबल A इंटरसेक्शन दिस। अब इसको अगेन सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा निगेशन P एंड निगेशन Q निगेशन P एंड P और Q एंड P। तो एक बार तुम लोग ये देख लेना। अब इन दिस केस ये हमने टू टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है और ये जो दोनों हैं ये फाई के इक्वल आ गए और फाई का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो वही वाला सेट आ जाएगा। तो इन नेक्स्ट स्टेप हमें जो मिल रहा है वो क्या है? निगेशन P एंड निगेशन Q और Q एंड P एंड वी कैन फर्दर राइट इट एज P और Q का होल कॉम्प्लीमेंट और P एंड Q। तो वही वाली बात है कि अब या तो हम इस चीज को अब आगे से ध्यान रख लें या फिर जो हमने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया है इसको अपन ध्यान रख लें और फिर मैनिपुलेशन कर लें। बट पॉइंट इज अब अपन अभी क्वेश्चन करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बाई कंडीशनल के अलावा जो रिमेनिंग तीनों सिंबल हैं एंड और इम्प्लीकेशन, इनको हम इजीली इन टर्म्स ऑफ सेट कन्वर्ट कर सकते हैं। बाई कंडीशनल में थोड़ा सा टाइम लगेगा या फिर अपन ये वाला पॉइंट बाई कंडीशनल के लिए इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और जो पहले भी पूछा था एक क्वेश्चन कि हम बाई कंडीशनल वाले स्टेटमेंट को का निगेशन अगर कर रहे हैं तो हम ऐसे बिल्कुल बोल सकते हैं कि इन दिस केस negation of P by conditional Q will be equal to ये बन जाएगा। सेकेंड लास्ट स्टेप, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने में हमने अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है। और कौन सा लॉ है इन दिस केस? A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो एक बार देखो, अब ये जो ब्रैकेट लिखा है ये समझ आ गया क्या? स्टेप आफ्टर दिस हमने इसके बाद बोला कि दिस इज A intersection A complement and A intersection A complement is phi का यूनियन
किसी भी सेट के साथ लेंगे तो वही सेट आ जाएगा, तो ये वाला सेट यहाँ पे आ गया। ऐसे ही अगेन ये भी पाइए तो ये वाला सेट आ गया। एनी अदर डाउट? ओके, अब ये जो है, हाँ मतलब अपना अब ये पूरा ये जो चैप्टर है वो थ्योरी वाइज तो कंप्लीट है, और इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस में किस तरह से क्वेश्चन, अच्छा पहले तो अपन एक नेगेशन का क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेगेशन का क्वेश्चन इज क्वेश्चन राइट negation of 2 is a prime number if and only if 4 is a perfect square. Option A, 2 is not a prime number if and only if 4 is not a perfect square. Option B, 2 is not a prime number if and only if 4 is a perfect square. P or Q or P and Q. Negation P or Q is not. अगर हम इस चीज को, मैं फोर्थ ऑप्शन लिखने के लिए ये जो लिखा हुआ है इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करके देखें क्या बनता है, कुछ सिंपल बन जाएगा तो देखते हैं। तो एक बार मैं अलग से कर लेता हूँ, यहीं पे कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B। फर्दर किया तो ये बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। लेंथी बहुत है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो ये बन जाएगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A, ये तो सेम ही बन रहा है। B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। ये आ रहा है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A। कुछ खास बात हुई नहीं, अभी भी लेंथी बन रहा है। चलो बट पॉइंट इज कि ये अब इसके इक्वल भी आ रहा है, तो बट कोई ऐसा कोई रिजल्ट नहीं बन रहा जो अपन को याद रखने में आसानी हो, तो कोई सेंस नहीं है फिर इनको याद रखने का। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन वही 3 ऑप्शंस रखते हैं और इन 3 So this last statement we could have said it directly, right? By like the negation of a P double implication Q is XOR, like P XOR B. So that the final statement we got was like directly the statement of हाँ X. हाँ हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट। इनफैक्ट ये तो अपन ने यहाँ से तो शुरू ही किया है ना। Yes. ये वाला स्टेटमेंट ही बन गया तो कोई सेंस नहीं है। ठीक है चलो, तो इसका तो कोई मीनिंग हुआ ही नहीं अभी, यानी कि इसको अपन और फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते, वापस से घूम फिर के वहीं पहुंच जाएंगे।
तो अभी इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन ये 3 ऑप्शन ही रखते हैं तो फिर हमारा जो आंसर है वो बी और सी हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं है बिकॉज ए में यहाँ पे 2 बार नॉट इंक्लूड वर्ड इंक्लूड कर लिया। क्वेश्चन कि निगेशन पी एंड क्यू नहीं, ब्रैकेट नहीं है, एक मिनट रुको। क्वेश्चन इज लाइक negation p and q and p or q is equivalent to, options are tautology, fallacy, p or q, p and q। सॉल्यूशन में मेथड 1 में हम, बिकॉज सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ एंड या और लिखा हुआ है तो हम सेट्स के मेथड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेट इन दिस केस क्या बनेगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन विद ए यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए यूनियन बी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर सकते हैं जो अपन ने लास्ट स्लाइड में किया था। तो लास्ट स्लाइड वाले जिससे जाओगे तो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा बिकॉज यहाँ पे 4 टर्म्स आ रही हैं, बट अपन कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सिंपल हो जाता है कि अगर हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करें बजाय फॉर्मूला यूज करने के। तो हमने इसका नेक्स्ट स्लाइड में या इसी स्लाइड में मैं वेन डायग्राम एक और बना दूं तो ये वेन डायग्राम जो बनेगा वो थोड़ा स्पेस नहीं है, नेक्स्ट में बनाता हूँ। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और वो था ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ये वाला साइड अगर ए है ये बी है तो ए यूनियन बी, तो ये पूरा पोर्शन ऑब्वियसली हो गया। और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर अपन बात करें तो ये पूरा आ जाएगा। और हमें इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन चाहिए। अगर हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए तो हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। यस तो ए इंटरसेक्शन भी कैसे इंक्लूड हुआ, लाइक इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट? तो अगर अपन इसको भी बिल्कुल बेसिक से जाएं तो ए वाला सेट इज दिस एंड बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट इज दिस। ये वाला पोर्शन को छोड़ दो बस, लेकिन अपन सिंस यूनियन ले रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है सॉरी अगर सर। ठीक है हाँ तो सॉरी। हमारा आंसर इस तरह से आ गया। और अब ये आंसर ए बन रहा है और ए आंसर को हम पी बोल सकते हैं। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, मैं एक बार लास्ट स्लाइड करता हूँ, तो इसका जो आंसर है वो, अरे ओहो मैंने ऑप्शन गलत लिखे हैं। ऑप्शंस जो गिवन है वो इस तरह से है, दिस ऑप्शन इज पी, दिस ऑप्शन इज क्यू, दिस इज पी और क्यू, दिस इज पी एंड क्यू। हाँ ये हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अगर फॉर्मूला यूज करोगे सॉल्व बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है जैसा कि अपन ने इस वाले पेज पे किया था।
क्योंकि यहाँ पर भी दो ही सेट बन रहे थे, अभी मैंने इसके बाद जो कैलकुलेशन करी थी, तो लेंथी हो सकती है, बट अपन सॉल्व कर सकते हैं। बट कई बार वेन डायग्राम का यूज करना बहुत सिंपल हो जाता है, तो हम वेन डायग्राम से भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बाई चांस कभी कुछ समझ नहीं आए कि वेन डायग्राम में क्या, सेट्स में क्या, तो फिर अपने पास जो इसका ओरिजिनल मेथड है वो है ट्रुथ टेबल बना के। वो तो हम ऑलवेज अप्लाई कर ही सकते हैं कि अगर हम ट्रुथ टेबल वाले मेथड की बात करें, तो क्वेश्चन ने हमें दो स्टेटमेंट्स दिए थे पी और क्यू, बट जो आगे लिखा था उसके अकॉर्डिंग अपन को निगेशन पी, फिर निगेशन पी और क्यू, पी और क्यू, निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू, एंड लास्ट वन इज, यहाँ लिख रहा हूं मैं, निगेशन ऑफ निगेशन पी और क्यू एंड पी और क्यू। ये क्वेश्चन ने चेक करने को बोला था। तो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रुथ टेबल वाला मेथड इन जनरल थोड़ा सा लेंथी जाता है, बिकॉज हमें ये सारे कॉलम्स बनाने होंगे। फाइनली हमें ये लाना था, तो इसको लाने के लिए हमने निगेशन पी लिया, निगेशन पी लिया, फिर निगेशन पी और क्यू लिया, फिर निगेशन पी और क्यू का भी होल निगेशन लिया, और पी और क्यू लिया। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल हमने बनाया इसका, तो यहाँ पे टी टी एफ एफ, in this case TF TF, in this case FF TT। अब हमें इन दोनों कॉलम्स का और लेना है, तो हमारा आंसर TF TT आ जाएगा। इन दोनों कॉलम्स का और लेना है, तो इन दोनों कॉलम्स के और का आंसर TF आ जाएगा। इस वाले कॉलम का निगेशन लेना है, तो FF आ जाएगा। एक बार तुम देख लेना मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा कहीं। और लास्ट में जाके, सबसे लास्ट में हमें इन दोनों कॉलम्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू नहीं फॉल्स, कुछ तो गड़बड़ किया है, आंसर तो क्लियर है। TF TF, इसके लिए FF TT, इसके लिए निगेशन P और Q, तो निगेशन P और Q। सर नेगेशन एंड क्यों होना चाहिए? क्या नेगेशन पे एंड क्यों होना चाहिए? क्वेश्चन ने एंड क्यों बोला था क्या? हाँ सर। ओहो ठीक है, मैंने ये गलत ही नोट कर लिया। क्वेश्चन ने अपन से निगेशन P एंड Q बोला है। निगेशन P एंड Q, अगर निगेशन P एंड Q है, तो यहाँ पे हम निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q लिखेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड Q लिखेंगे। और इन दिस कॉलम अब क्या आ जाएगा, FF F F T F। और अब इस कॉलम की एंट्रीज भी चेंज हो जाएंगी। बट पॉइंट इज कि ये मेथड में हमें ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक जो मैंने अभी की है वैसे, और दूसरा टाइम तो हमेशा लगता ही है, बिकॉज ये इतना लेंथी सा स्टेटमेंट अगर अपन को बनाना है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर एक स्टेप सिंपलीफाई कर दिया होता तो लाइक छोटा हो जाएगा तो बोलो। एक स्टेप सिंप्लीफाई करने का मीनिंग मतलब एज इन पहला नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंटरसेक्शन Q है ना, तो उसको अच्छा, हाँ ठीक है, करेक्ट। P और Q इंटरसेक्शन, सॉरी हमने P और निगेशन Q एंड P और Q ऐसे बोल दिया होता है ना। यस सर। ठीक है, तो अभी चलो इसको एक बार कंप्लीट तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आ जाएगा TTF T, और हमें अब लास्ट में इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो T इंटरसेक्शन T आ जाएगा, यहाँ भी T आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा। और सिंस these numbers are exactly matching with these numbers, तो therefore this is equivalent to P। तो ये ट्रुथ टेबल का मेथड है। तो अब अपन को सिंस तीनों पॉइंट्स पता है, तीनों मेथड्स पता है कि हमें ट्रुथ टेबल से भी सॉल्व करना आता है, फॉर्मूले से भी सॉल्व करना आता है, और वेन डायग्राम से भी सॉल्व करना आता है,
तो अभी सारा कुछ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, और तुम एक क्वेश्चन में ऑल 3 मेथड्स भी लगा सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे अपन ने कुछ फॉर्मूला यूज कर लिया, उसके बाद सिंप्लीफाई, अगर फॉर्मूले से ही हो रहा है, दिख रहा है कि डायरेक्टली फॉर्मूले से सिंप्लीफाई हो जाएगा, फॉर्मूले से कर लिया। अगर लग रहा है कि बहुत कम टर्म्स हैं, ट्रुथ टेबल बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर लिया। और अगर प्रॉब्लम आ रही है, लेंथी सा लग रहा है, तो फिर वेन डायग्राम से सॉल्व कर लिया। वेन डायग्राम वाला मेथड भी सिंपल होता है, इसमें भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। थोड़ा बस फॉर्मूले में जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आएगा और नंबर ऑफ सेट्स ज्यादा होंगे, उस केस में थोड़ा सा सोचना होगा, बिकॉज हम कंफर्टेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेट्स, बट उसी चीज को इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट लिखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये इस चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चंस जो भी पूछे हैं जेई ने, वो मैं और करा देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन गिवन था कि क्वेश्चन ने बोला पी स्टेटमेंट इज सुमन इज ब्रिलियंट, Q is given as Suman is rich, and R statement is Suman is honest. ये 2012 में आया था। The negation of statement Suman is brilliant and dishonest if and only if Suman is rich. And options negation P and Q by conditional are negation of Q by conditional P and by negation are बोलो आंसर। एग्जैक्टली देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था। इनफैक्ट अगर तुम नोटिस करोगे तो हमने भी कई एग्जांपल लिए हैं। तो हमने कहा कि स्टेटमेंट का डेफिनेशन ओनली उन्हीं क्वेश्चंस के लिए कंसिडर करना है जिस क्वेश्चन ने बोला है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। अदरवाइज हमें स्टेटमेंट के डेफिनेशन का कोई यूज नहीं करना है। तो सुमन इज ब्रिलियंट, ये स्टेटमेंट अब डिपेंड करता है सुमन कौन है, कि अकॉर्डिंग टू पर्सन ये ट्रू फॉल्स हो सकता है, बट हमें अभी ये सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं इसमें नहीं जाना है। हम तो स्टेटमेंट कंसिडर करके इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बी सी डी। और लोग बताओ। वन और मोर करेक्ट है ये। एक्चुअली क्वेश्चन में ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट निगेशन, बट अभी मैंने निगेशन लिखा है। तो बी सी एंड डी, ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर निगेशन, बिकॉज गिवन स्टेटमेंट जो है सुमन इज ब्रिलियंट एंड डिसऑनेस्ट इफ एंड ओनली इफ सुमन इज रिच। तो गिवन स्टेटमेंट ये गिवन है, और इसका निगेशन हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q इज आइदर निगेशन ऑफ P ओनली बाय कंडीशनल Q या फिर P बाय कंडीशनल निगेशन Q। तो इस वाले मेथड से जाएंगे तो B, और दूसरी बात कि P बाय कंडीशनल Q इज इक्वलेंट टू Q बाय कंडीशनल P। तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करेंगे तो देखो B, C एंड D ये तीनों ऑप्शन हमारे आंसर में आ जाएंगे निगेशन के में। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें कई बार कुछ चीजें कंफ्यूजन वाली भी हैं, तो अपन को उस डिटेल में जाना नहीं है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है, ये नहीं सोचना है। बट अगर तुमसे ये बोला जाए कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इवन और ऑड,
ऑल नेचुरल नंबर्स आर आइदर इवन और ऑड। ये बात सही है गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है? True. ट्रू लग रहा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर आइदर इवन और ऑड, सही बात है। बट मैथमेटिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग ये देखो फॉल्स है, बिकॉज इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या है? कंपोनेंट स्टेटमेंट्स है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इवन और ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो हमें इस तरह के लॉजिक में नहीं जाना है, ज्यादा मतलब नहीं सोचना है, कुल मिला के बात ये है। पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो फॉल्स कैसे आपने बोला फिर? क्योंकि अगर हम उसको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कंपोनेंट स्टेटमेंट्स में डिवाइड करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इवन एंड सेकंड वाज ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इवन ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑड फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, negation S or negation R and S. Write negation of this statement. Options are S and negation R, S and R and negation S, S or R or negation S, S and R. बताओ। तो अभी अलग अलग आंसर आ रहा है, 2 लोगों का सी, 3 लोगों का बी, सी 3-3 हो गया। क्वेश्चन ने गिवन स्टेटमेंट का निगेशन पूछा है। और 1 और मोर देन 1 करेक्ट है ये क्वेश्चन। तो 2 लोगों का आंसर डी आया, 3 लोगों का आंसर डी आया है। 1 2 3 4 ने सी बोला है और बी भी बोला है। अरे ऐसे कैसे? बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। आंसर जो मेरे पास लिखा हुआ है वो तो डी लिखा हुआ है। बी और सी एक बार मुझे चेक करने पड़ेंगे है या नहीं है, बट मेरे पास आंसर ओनली डी लिखा हुआ है अभी। ठीक है, कैसे कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। गिवन स्टेटमेंट क्लियर है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। सेट्स का फॉर्मूला अगर यूज करें, अगर हम सेट वाले मेथड से जाएं तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। A complement union B complement is A intersection B whole complement and this is universal set। तो हमारा गिवन स्टेटमेंट का आंसर A intersection B whole complement आ जाएगा। तो नेगेशन का आंसर A intersection B आ जाएगा जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है, बट एक बार चेक कर लेते हैं कि बी और डी में बी और सी का मीनिंग कहीं सेम आ जाए बाई चांस। तो बी ऑप्शन को अगर अपन ने चेक किया, ऑब्वियसली ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट ही है बिकॉज डी करेक्ट है। बी ऑप्शन लिखा हुआ है
A intersection B intersection A complement, A intersection B and A intersection A complement. नहीं, ये तो फाई आ गया ना, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग ही आ जाएगा फिर तो। ए यूनियन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए यूनियन बी, इनफैक्ट ए, ये तो यहाँ पे सेम ही सिंबल है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो यूनिवर्सल सेट यूनियन बी, तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया। तो बी एक फॉलेसी लिखा हुआ है, सी एक टोटोलॉजी लिखा हुआ है, और आंसर Sir, ओनली डी ऑप्शन होगा। हाँ, won't it be A union B in C part, like after A Which- union A complement? विच ऑप्शन, ऑप्शन मतलब ये स्टार्टिंग में या फिर बी और डी ऑप्शन? बी और हाँ सी नहीं ऑप्शन। सर, ऑप्शन सी आप जब सॉल्व कर रहे थे तो won't it be A union A complement और union A union B? दिस नो नो नो, यहाँ पे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तब लगता है जब दोनों डिफरेंट सिंबल हैं। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है तो दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। और दूसरी चीज कि वी नो दैट ए यूनियन बी इज आल्सो इक्वल टू बी यूनियन ए, तो इसे हम सी यूनियन ए यूनियन बी भी बोल सकते हैं। तो किसी भी तरह से चेंज कर लो, तो हम इनको शफल कर सकते हैं Okay sir, अगर got it. सेम सिंबल है। ठीक है, सर ये इंटरसेक्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट तो से ए कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए ना? वापस से बोलो क्या? नहीं नहीं, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा, ये पता नहीं मैंने पहले बोला कि नहीं, बट हम स्टेटमेंट्स को कई बार क्वेश्चन में बूलियन एक्सप्रेशन भी लिखा होता है, जैसे ऐसे ऐसे होता है, इसका मतलब स्टेटमेंट की बात कर रहा है क्वेश्चन। सर हाँ, सर जो लास्ट स्लाइड पे आपने बोला कि यूनियन मतलब दोनों सेम सिंबल होंगे तो हम कैसे भी ग्रुप कर सकते हैं, हाँ, वो इंटरसेक्शन के लिए भी नहीं है? इंटरसेक्शन के लिए भी है, मैंने वो गलत यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बट वो बात अलग है कि आंसर सही में आएगा दिस। इसको हम अगेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, अगर मैं उसको भी प्रॉपरली एक बार करेक्ट कर ही दूं, तो यहाँ पे जो मैंने बोला था तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ठीक है। और लेकिन आंसर 5 कैसे आ जाएगा? वी कैन राइट इट एज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5, 5 का इंटरसेक्शन बी के साथ 5 आ जाएगा, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन ऐसे है, P and P implies Q is equivalent to option A, tautology option B, fallacy option C, P implies Q option D, negation P implies Q। तो अब तुम्हें ऑल मेथड्स बताएं, करो सॉल्व, बताओ आंसर, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। हाँ बिल्कुल, इन केस ऑफ सेम सिंबल एसोसिएटिव लॉ लगेगा और डिफरेंट सिंबल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा।
और यूनियन और इंटरसेक्शन वाले सिंबल कम्यूटेटिव भी होते हैं, तो ए यूनियन बी लिखे या बी यूनियन ए लिखे, सेम बात है। अस्मी ने बोला ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, अमोघ ने बोला ए ऑप्शन। अस्मी कौन सा मेथड यूज किया? तुम सभी बताओ, अमोघ, अन्वय, मेथड कौन सा यूज किया? ट्रुथ टेबल, फॉर्मूला, वेन डायग्राम? ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल। देखो अब ऑब्जेक्टिव पेपर है और हम ट्रुथ टेबल यूज कर रहे हैं, तो हम पूरा ट्रुथ टेबल बनाए इतना कोई कभी कभी रिक्वायर्ड नहीं होता। ऑब्जेक्ट जैसे अपने सीक्वेंसेस का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का और सम ऑफ n टर्म्स पूछा है, तो हम क्या करते हैं कि n की वैल्यूज पुट करके ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। वैसा ही अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया कि p स्टेटमेंट ट्रू है एंड q स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ये एग्जांपल से अपन चेक करते हैं, तो गिवन क्या बन जाएगा? ट्रू एंड ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, इम्प्लाइज फॉल्स। सबसे पहले इसकी बात करें तो ये फॉल्स हो गया, फिर इसकी बात करें तो ये फॉल्स हो गया, तो हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। अगर हमारा आंसर ट्रू आ रहा है तो ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया और ऑप्शन सी रिजेक्ट हो गया। समझ आ गया क्या? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब हमें ऑप्शन ए और डी में से चेक करना है, तो बताना पी और क्यू को क्या लेना चाहिए जिससे ए और डी से False, क्लियर। false, पी को फॉल्स और क्यू को कुछ भी ले लो, false. ठीक है। क्यू को अपन कुछ भी ले लें चलेगा, बट पी को फॉल्स लेना चाहिए। तो यहाँ पे पी जो है फॉल्स एंड फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, इम्प्लाइज फॉल्स। देखो ओवरऑल आंसर ट्रू दिख ही गया होगा, ये ट्रू आ रहा है, फिर ये फॉल्स आ जाएगा, फिर इम्प्लाई है तो ये ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आंसर हो गया और डी रिजेक्ट हो गया। तो ट्रुथ टेबल में हमने सेम चीज ही करी है, लेकिन वो ऑल 4 केसेस के लिए किया है, यहाँ पे 2 केस से ही अपना काम चल गया, बस ये वाली बात है। तो अपन इस तरह से भी एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रुथ टेबल वाला मेथड मतलब थोड़ा इजी है, क्योंकि अपन को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सेट्स की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे वेन डायग्राम की हेल्प से, तो उससे भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलो अपना ये चैप्टर अब इसमें इस पॉइंट पे कंप्लीट है। और इसके जो बुकलेट है, Contrapositive and all का definition नहीं दिया था आपने, I guess. नहीं बोला था ना कि अगर जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि इफ fx is differentiable at x equal to a then fx is continuous at x equal to a, तो इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव का स्टेटमेंट क्या बनेगा कि इफ fx is not continuous at x equal to a then fx is not differentiable at x equal to a। तो हमने वहां पे लिखा था कि p implies q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव negation No sir, I got that. I was asking like आपने उसका definition या वैसा कुछ दिया है, वैसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, मतलब डेफिनेशन में वो एक कनेक्टिव वैसे नहीं है, ये इम्प्लीकेशन पे बेस्ड है। ओनली वी हैव 4 Okay, sir. कनेक्टिव एंड और इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन का ही एक पार्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। Okay, sir. अभी इस बुकलेट में एक चैप्टर और है तुम्हारा, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। बट सिंस अभी अपना पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर का कोई यूज बचता नहीं है। बट एक बार अपन थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। अपना यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो कंप्लीट है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एक बार। हाँ, अब इसमें जनरली क्वेश्चन जो मतलब प्रॉपर क्वेश्चन जो बनता है वो प्रूव दैट वाला बनता है कि क्वेश्चन इज शो दैट 1 + 2 + 3 + 4 up to n is equal to n into n + 1/2 for every n belongs to natural number। और हमने इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी सीक्वेंस सीरीज में कर रखे हैं। बट अगर मान लो कोई ऐसा सीरीज आ गया जिसको सॉल्व करना अपन को नहीं आता, तो भी हम बिना मैथमेटिकल इंडक्शन जाने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे की सारे क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ n ही गिवन होगा। कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि 1 + 2 + 3 up to 10 is equal to 11 into 10 यानी कि 55।
ये अपन को चेक करना है, कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, मतलब कि वो इन टर्म्स ऑफ एनी गिवन होगा तो ही वो क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ और ऐसा क्यों है? तो मैथमेटिकल इंडक्शन में जो प्रॉपर मेथड है वो ये होता है कि सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है उस स्टेटमेंट को हमने पी एन एज्यूम कर लिया। तो पी एन स्टेटमेंट क्या हो गया कि 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। ठीक है, अब हम सबसे पहले P of 1 की ट्रूथनेस चेक करेंगे कि P of 1 इज ट्रू और फॉल्स। तो P of 1 को चेक किया तो लेफ्ट साइड में 1 आ गया, राइट साइड में 1 इंटू 2/2 आ गया। स्टेप 2 की लेट अज्यूम कर लेंगे कि लेट P of k बी ट्रू। स्टेप 2 में कुछ और नहीं करना, बस अज्यूम करना है। तो P of k का मीनिंग क्या हो गया? 1 + 2 + 3 अप टू k इज इक्वल टू k इंटू k + 1/2। ठीक है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। स्टेप 3 में अब हम P of k + 1 चेक करेंगे कि इफ P of k इज ट्रू देन चेक वेदर P of k + 1 इज ट्रू और नॉट। तो P of k + 1 चेक करने का मतलब कि हम चेक करेंगे कि 1 + 2 + 3 अप टू k + 1, इसका आंसर k + 1 इंटू k + 2/2 ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में से इसका वैल्यू रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा k इंटू k + 1/2 प्लस k + 1, मतलब कि LHS। इस LHS को सिंप्लीफाई किया, k + 1 को कॉमन लिया, तो फिर ब्रैकेट में जो बच रहा है समझ आ गया होगा कि वो k + 2/2 ही बच रहा है और ये इक्वल टू RHS आ रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं अब कि P of k is implying that P of k + 1 complete statement कि if P of k is true then P of k + 1 is true। ये हमने अभी प्रूव कर लिया और फिर हम लास्ट में बोल रहे हैं therefore by principle of mathematical induction P of n is true for every n belongs to n। सबसे लास्ट का स्टेटमेंट हमने क्या सोच के बोला कि हमने बोला कि हमने P of 1 को ट्रू प्रूव कर दिया, P of k की हेल्प से P of k + 1 को ट्रू बोल दिया। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो P of 1 की हेल्प से P of 2 ट्रू हो जाएगा, P of 2 की हेल्प से P of 3 ट्रू हो जाएगा, P of 3 की हेल्प से P of 4 ट्रू हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बट अब तुम्हें क्लियर है कि क्वेश्चन ऑलवेज इस टाइप का होगा जिसमें n आ रहा होगा, तो हमें तो बस n की वैल्यू पुट करके ये ऑप्शन चेक कर लेने हैं, हमें इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी चीज, कई बार जैसे अब मैं एक थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन एक लिखता हूँ, तुम लोग आंसर बताना। जैसे ऐसे है, प्रोडक्ट ऑफ Sir, can you show the previous slide for a second? Done. ये वाले क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ही बस बना सकते हो, ज्यादा ऑब्जेक्टिव में कुछ स्कोप है नहीं इनमें। प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive natural numbers is always divisible by, आंसर बताओ, इंटीजर टाइप। सिक्स। ठीक है, सबको क्लियर है? इसमें अपन ने कुछ इंडक्शन का तो कुछ दूर दूर तक सोचा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन is sum of cubes of 3 consecutive natural numbers is always divisible by, options are 36, 27, 9, 4। 36। अगर शायद हो सकता है मैंने क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक की है,
यहाँ पे भी एनी 3 नंबर से मीनिंग था मेरा, और यहाँ पे भी एनी 3 नंबर से मीनिंग था मेरा। तो आंसर क्या है आप बोलो? फर्स्ट 3 से नहीं, एनी 3 से, ठीक है। सर 9 राइट। तो यहाँ पे हम इंडक्शन का मतलब प्रॉपर क्वेश्चन इंडक्शन का ऐसे बनता है कि शो दैट सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एनी 3 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एनी 3 consecutive नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये अपन को शो करना है। तो उस केस में तो अपन ये करते हैं कि नंबर्स जो है उनको हम n-1, n और n+1 कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हमने 9 का मल्टीपल कंसिडर कर लिया, और इस स्टेटमेंट को p ऑफ n बोल देते हैं। और फिर वही वाली बात कि p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3 जो भी है। बट इन दिस केस हम इतना कुछ करेंगे नहीं। हम तो ऑब्जेक्टिव मेथड क्या कि पहले 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब फाइंड कर लिया, ये 36 आ गया। 36 आ गया तो ऑप्शन बी रिजेक्ट हो गया। फिर 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब फाइंड कर लिया, और ये कितना आता है 64 प्लस 27 प्लस 8 15 पर 9 6 प्लस 2 प्लस 1 9 99 आ रहा है। 99 आ गया तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए और डी रिजेक्ट हो गए। समझ आ गया? तो हम इस तरह से भी बस वैल्यूज को पुट कर करके क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर क्वेश्चन ऐसे होता है। प्रूव्ड बाय इंडक्शन। क्या सर इंडक्शन से कैसे प्रूव करेंगे? इंडक्शन में हमने मान लिया कि p ऑफ n इज इक्वल टू n n+1, नहीं यहाँ पे सम ऑफ क्यूब है ना, तो n क्यूब प्लस n+1 क्यूब प्लस n+2 क्यूब इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 9। और फिर वही सेम स्टेप्स हैं कि p ऑफ 1 चेक कर लोगे, p ऑफ 1 इन दिस केस 36 आ जाएगा जो 9 का मल्टीपल है, ट्रू हो जाएगा। फिर p ऑफ k को ट्रू मान के p ऑफ k+1 की ट्रूथनेस चेक करोगे, p ऑफ k+1 स्टेटमेंट विल बी इक्वल टू k+1 का होल क्यूब प्लस k+2 का होल क्यूब प्लस k+3 का होल क्यूब, और p ऑफ k वाला स्टेटमेंट इज k क्यूब प्लस k+1 क्यूब प्लस k+2 क्यूब इज इक्वल टू 9 का कोई मल्टीपल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 9 का कोई मल्टीपल माइनस k क्यूब प्लस k+3 होल क्यूब बोल देंगे। अब हम यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब लगाएंगे तो ये भी 9 का मल्टीपल आ जाएगा, और ये भी 9 का मल्टीपल है, तो ओवरऑल 9 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। ये अपना मैथमेटिकल इंडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट है। बुकलेट में यही है। अभी अपनी जो नेक्स्ट क्लास है आई थिंक कल ही है, कल कुछ बचा नहीं अपने पास पढ़ने को, तो कल अपन होमवर्क ही डिस्कस कर लेंगे बस, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तुम लोगों ने पहले वाला होमवर्क स्टैटिस्टिक्स का और रिलेशंस का कंप्लीट कर लिया क्या? बाकी है सर थोड़ा। तो एक बार देख लेना, हम इसी ऑर्डर में डिस्कस करेंगे जिस ऑर्डर में बुकलेट में क्वेश्चंस गिवन है। बट एक बार एक पॉइंट और कि मैथमेटिकल रीजनिंग और इंडक्शन, इनके क्वेश्चंस में मतलब कई सारे क्वेश्चंस, इंडक्शन में तो तुम्हें टाइम लगेगा ही नहीं, मैथमेटिकल रीजनिंग में कई सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी होते हैं। कोई स्टेटमेंट दे दिया और उसका निगेशन पूछ लिया, और अपन को ऑलरेडी रूल पता है कि किसका निगेशन कैसे लिखते हैं। ओनली मैथमेटिकल रीजनिंग के उन क्वेश्चन में टाइम लगता है जिसमें क्वेश्चन ने पूछा कि दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए जिसको अपन को ट्रुथ टेबल बना के सॉल्व करना है। तो एक बार तुम लोग ट्राई कर लेना। सेंड द बुकलेट, बुकलेट तो मिल गया होगा ना? नहीं है? अगेन देखो मेरे पास सिंस तुम लोगों के ग्रुप में ऑब्वियसली मैं एडेड नहीं हूं, तो 7597333055 पे मुझे व्हाट्सएप करके जो भी चीज तुम्हें चाहिए, बुकलेट या नोट्स या रिकॉर्डिंग या कुछ भी, बता देना। ठीक है, बैच का नाम लिख देना। मैं एक पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा था कि हाँ हम होमवर्क में पहले रिलेशन, उसके बाद स्टैट्स, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, और उसके बाद इंडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसी ऑर्डर में तुम लोग भी सॉल्व कर लेना। और अभी हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये भी एक बेसिक सा ही चैप्टर है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इन तीनों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है जेई में कि आना ही आना है। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब
पिछले 10 ईयर्स में आई थिंक 1-2 बार ही आया होगा, तो ध्यान भी नहीं है मुझे। तो जेईई को भी रेयरली पूछता है, बट अगेन सिंस छोटा सा ही पॉइंट है, ऐसे कुछ है। ये तुमने स्ट्रेट लाइन में भी आई थिंक थोड़ा डिस्कस किया होगा कि अपने पास सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिन्हें अपन कंस्ट्रेंट बोलते हैं। अभी मैं डायरेक्टली एक मैथमेटिकल एग्जांपल लिख रहा हूँ कि लेट द कंस्ट्रेंट बी दिस कि x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, 2x plus y is less than equal to 5 and x minus 3y is greater than or equal to अगर हमने x को पॉजिटिव लिया, ये लाइन तो ऐसे बन जाएगी, ये लाइन ऐसे बनाने के लिए x इंटरसेप्ट पॉजिटिव इस तरह से ले लिया, ठीक है। और फिर क्वेश्चन बोलेगा कि देन मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, ऐसे कोई एक एक्सप्रेशन। तो अभी जो है कंस्ट्रेंट जो है वो हमने डायरेक्टली मैथमेटिकल टर्म्स यानी कि इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ले लिए, ठीक है। अभी अपन एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल सिचुएशन पे भी करेंगे, बट अगर ये कंडीशंस गिवन है तो हम सबसे पहले इन सारी कंडीशंस को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 लाइन ड्रॉ करोगे तब तो लाइन ये बन जाएगी, और x माइनस 3y इक्वल टू 2, ये लाइन बन जाएगी। लेकिन 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में ए साइड का आंसर आएगा या बी साइड का आंसर आएगा? बी। अपन यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस या कोई सा भी एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसकी पोजीशन अपन को कंफर्म है वो पुट करके चेक कर लेंगे। तो इन दिस केस 0,0 को पुट किया तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आंसर आएगा जिसमें 0,0 लाई कर रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इस वाली साइड में पी साइड का आंसर, इस वाले केस में पी साइड का आंसर या क्यू साइड का आंसर? क्यू साइड का आंसर। तो क्यू साइड का आंसर का मतलब ये वाला आंसर एक्सेप्ट, ये वाला आंसर रिजेक्ट। अब इन चारों कंडीशंस का जो रीजन बन रहा है उसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। अभी ये वाला रीजन बन रहा है, ठीक है, सारे कॉमन पॉइंट्स। तो इन कॉमन पॉइंट्स में सॉरी इस कॉमन रीजन में जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को लिख लो पहले। तो ये वाला पॉइंट जो था ये 2,0 था, ये 5/2,0 है, और ये अपन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देखना क्या आ रहा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 7x और ऐड किया तो 15 प्लस 2 17, x इज इक्वल टू 17/7 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 7y इज इक्वल 1/7, ठीक है। तो एक कॉर्नर पॉइंट 2,0, एक कॉर्नर पॉइंट 5/2,0, एक कॉर्नर पॉइंट दिस। तो हम z का वैल्यू इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स पे फाइंड कर लेंगे। तो z का वैल्यू 2,0 पे 4 इंटू 2, z का वैल्यू 5/2,0 पे 10 प्लस 0 आ जाएगा, एंड z का वैल्यू 17/7, 1/7 पे ये हो गया 68 प्लस 3 71/7। इन तीनों नंबर्स में से जो भी मैक्सिमम है वो z मैक्स का आंसर हो जाएगा, जो भी मिनिमम है अगर क्वेश्चन में मिनिमम पूछा होता तो वो z मिनिमम का आंसर हो जाता। तो मैथमेटिकल नहीं लीनियर प्रोग्रामिंग में जो भी कंस्ट्रेंट्स गिवन है हम उन ऑल कंस्ट्रेंट्स को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करके फीजेबल रीजन फाइंड कर लेंगे। जो हमने भी रीजन शेयर किया है दैट इज कॉल्ड फीजेबल रीजन, और इस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके जो भी z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उस z का मैक्सिमम आंसर या मिनिमम आंसर मिल जाएगा। ऑलवेज कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा, दिस इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब सर मैं एक मेंस के लिए ग्रुप बना दूं? बना लो अगर
तुम्हें लगता है तो, बट तुम फिर सभी स्टूडेंट्स का मतलब अलग अलग बैचेस का शेयर कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ तो अभी वैसे तुम इस वाले क्लास में अभी कौन कौन से बैच के हैं? आई थिंक NAPJC 1 और 2 तो है, उसके अलावा और कोई सा बैच है क्या? सर NTPJC1 NTPJC 1 और कुछ और कोई? NT बोला कि ND बोला? सर T फॉर टोक्यो। NKPJC 1 NNPJC 1, अच्छा चलो ठीक है, तुम क्रिएट कर दो ग्रुप का लिंक और अभी हैंड टू हैंड अभी शेयर कर दो। तो ये बेसिक है लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन एक बार रुको, मैं देखता हूँ। इसमें प्रैक्टिकल सिचुएशन कुछ गिवन होता है, तो कंस्ट्रेंट्स हमें उस प्रैक्टिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्म करने हैं और फिर उनको सॉल्व करके z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। just for a minute. आई थिंक ये तुम्हारे 12th क्लास की NCERT जो है ना, उसमें ही होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। हाँ, तो क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे इसने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक शेयर किया है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लो और जो भी पॉइंट है, जो भी डिस्कशन करना है अपन यहाँ पे कर लेंगे। अब इसमें इस तरह से है कि कोई भी एक कंपनी है, वो दो टाइप के प्रोडक्ट बना रही है। ये A और B जो है वो प्रोडक्ट्स हैं। Each piece of model A requires 9 labor. Model A requires 9 labor hours and 1 finishing hour. B जो है, B require 12 labor hour and 3 finishing hours. फर्दर बोला गया maximum labor hours are 180, maximum finishing hours are 30। ये गिवन है। ए पे कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8,000 रुपीज ईच, और बी पे जो प्रॉफिट है वो 12,000 रुपीज ईच। हाउ मैनी प्रोडक्ट ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी should be manufactured to
get maximum profit. ठीक है, ऐसे पूरा प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो अब तुम्हें इन सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं और फिर उनको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो मेन स्टेप यहाँ पे अब कंस्ट्रेंट बनाने का है, बिकॉज सॉल्व करना तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल सेम है। तो एक बार ट्राई करो। फर्स्ट स्टेप कि लेट x products of model A and y of model B। तो देखो x y पे क्या क्या कंडीशंस है। ट्वेल्व एक्स प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 80, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 50। उसके अलावा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज दीज आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, लेबर आवर्स की बात करें तो A के लिए 9 और B के लिए 12 आवर्स रिक्वायर्ड है। तो 9x प्लस 12y, A के लिए 9x आवर्स हो जाएंगे, B के लिए 12y आवर्स हो जाएंगे। एंड मैक्सिमम लेबर आवर्स आर 180, सो दिस नंबर शुड बी लेस देन इक्वल टू 180। ऐसे ही फिनिशिंग आवर्स की बात करें तो A रिक्वायर 1 एंड B रिक्वायर 3 फिनिशिंग आवर्स, दैट इज x प्लस 3y is less than equal to 30। ठीक है, ये तो कंस्ट्रेंट्स हो गए। कौन से एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है? z बताओ, z कैसे बताएंगे? इसका हेल्प करके, इसका यूज करके कि A वाले प्रोडक्ट पे 8000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर हमने x प्रोडक्ट को सेल किया है तो 8000 इंटू एक्स, और ऐसे ही B वाले पे 12,000 का प्रॉफिट मिल रहा है तो 12,000 इंटू वाई। तो अब वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस एक्सप्रेशन। तो इसके बाद तो सभी लोग सॉल्व कर लोगे। तो अब वही है कि इस टाइप का एक तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत लेंथी हो जाता है। दूसरा, जेई मेंस ने, मतलब मुझे तो ध्यान नहीं है कि लास्ट टाइम कब पूछा था लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, बट बाई चांस अगर पूछता है क्वेश्चन, हाँ वैसे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया तो था, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान आ रहा है लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था काफी सालों के बाद। बट पॉइंट इज कि हम गिवन कंस्ट्रेंट से फीजेबल रीजन बना लेंगे पहले तो, और फीजेबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का यूज करके हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लेंगे। एंड दिस इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग, का मतलब लीनियर कंस्ट्रेंट्स। हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स बनाए हैं ये ऑल कंस्ट्रेंट्स आर लीनियर कंस्ट्रेंट्स। जिस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है, बट मेन तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की बात है कि हम कंस्ट्रेंट्स के पॉइंट्स कंडीशंस को लीनियर इन इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई कर लेना, और मेरे पास इसका आंसर लिखा है क्या? इसका जो आंसर लिखा है कि जो कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं वो 0 0, 20 0, 12 6 और 0 10 आते हैं, जिनमें से 12 6 पे मैक्सिमम वैल्यू 168000 आती है, z की वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, तो एक बार और चेक कर लेना तुम लोग। एनी प्रूफ ऑफ कॉर्नर थ्योरम। देखो वैसे तो लॉजिकल है कि अगर कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है तो जहां पे कुछ चेंज होगा वहीं पे ही वैल्यू चेंज होगी। बट अगेन कि जैसे ये एनसीईआरटी में जो गिवन है, एक बार अच्छा तुम लोग 12th में ही तो तुम्हारा जो 12th की सेकंड वाली एनसीईआरटी है ना, उसका चैप्टर सेकंड लास्ट चैप्टर है ये, तो उसको देख लेना तुम लोग। एक मिनट,
तुम लोग तो स्टेट बोर्ड हो और सीबीएसई बोर्ड? स्टेट बोर्ड से। स्टेट बोर्ड। ओके, मेरे पास सीबीएसई बोर्ड का ये बुक है। चलो मैं इसको ग्रुप पे इसको भी शेयर कर दूंगा, ये वाला जो पीडीएफ है, तो उसको तुम और देख लेना, कुछ खास बात इसमें है नहीं। और कोई ऐसा टॉपिक जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है जो कवर बाय चांस नहीं हुआ है? अपन ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात कर ही ली थी। एक और होता है बाइनरी ऑपरेशन, अगेन मतलब पिछले 10 इयर्स में तो कभी पूछा नहीं है, उसमें भी कुछ खास बात नहीं होती, जल्दी 5 मिनट में उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो एक बार देख लो उसको भी। Just 1 minute. तो वो ऐसे कुछ है कि अगर कोई ऑपरेशन सेट ए क्रॉस ए, मान लो वो ऑपरेशन का नाम स्टार है, स्टार इज डिफाइंड सेट ए क्रॉस ए टू ए, देन सच ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। अब इसमें इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ए, मान लो ए सेट में स्मॉल ए और स्मॉल बी कोई एलिमेंट्स हैं, तो ए स्टार बी का जो आंसर है वो सी आएगा, एंड ये ए, ये बी और ये सी, ये तीनों ही ए सेट में ही लाई करेंगे, तो ये अपन बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमने इस ऑपरेशन को प्लस लिया और क्वेश्चन ने स्टेटमेंट दिया कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट z, z इज सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये वाला आंसर जो है वो सही है, बिकॉज जब भी हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। अगर ये बोला जाए स्टेटमेंट कि डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट z, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज अगर हमने दो इंटीजर्स को डिवाइड किया तो आंसर इंटीजर आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक है बाइनरी ऑपरेशन का। तो यहाँ पे जो गिवन एलिमेंट्स हैं वो तो एक ऑर्डर्ड, ये एक हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बात की थी, तो वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे और उनके बीच में ये ऑपरेशन लगाया हुआ है। ऑर्डर्ड पेयर में जैसे आप माइनस की बात करें या डिवीजन की बात कर रहे हैं तो ए अपॉन बी का मीनिंग अलग है और बी अपॉन ए का मीनिंग अलग है। बट अगर किसी सिचुएशन में ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए तो इसका मतलब कि वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। ए स्टार बी स्टार सी, मतलब वही सारे पॉइंट्स वैसे ही हैं, ए स्टार बी स्टार सी आ जाए तो एसोसिएटिव है। यहाँ पे एक चीज और आती है कि अगर कोई एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है फॉर विच ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, देन ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, और इन दिस केस ए स्टार ई will be equal to E star A will be equal to A। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, इस तरह की चीज। और तो इसमें क्या है, अब पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछते हैं लोग, यही पूछते हैं कि दिस ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और नॉट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा ही कुछ। ऐसे बोल देगा क्वेश्चन कि फाइंड हाँ, ये वाले ऑपरेशन के लिए तो मैट्रिक्स की तरह बोल सकते हो। एक और है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, एक बार रुको। इनवर्स एलिमेंट ऐसा कुछ कि इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट, देन
B is called inverse element of A, या फिर A is called inverse element of B. अगर ये बोला जाए कि प्लस ऑपरेशन में फाइंड मतलब प्रॉपर लिखूं तो फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 अंडर प्लस बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ पे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो 5 प्लस ई इज इक्वल टू 5 आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, तो ई का वैल्यू 0 आ गया। अब हम इनवर्स एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो 5 प्लस के, मान लिया के इनवर्स एलिमेंट है, तो ये ई के इक्वल आना चाहिए, तो के का वैल्यू -5 हो गया। ऐसी फालतू की बातें इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें और कुछ खास बात है नहीं। अपना जो मेंस वाला सिलेबस है वो कंप्लीट है। सर ये क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या सर? कौन सा, लास्ट वाला? हाँ ये भी क्या एडिटिव इनवर्स वाला। हम एडिटिव इनवर्स के लिए हमने बोला कि पहले तो इनवर्स एलिमेंट को समझे। इनवर्स एलिमेंट को समझने से पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को, तो कोई हाँ। भी एक एलिमेंट जिसका ए के साथ हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया और ए ही आंसर में मिल जाए, तो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो Right. हमने पहले 5 का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर लिया जो 0 है, ठीक है। फिर आगे बोला कि इफ ए स्टार बी करने से ई मिल जाएगा, देन ए इज इनवर्स ऑफ बी या फिर बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे स्टार ऑपरेशन प्लस दे रखा था, तो हमने बोला कि 5 का इनवर्स के मान लेते हैं, तो 5 प्लस के 0 आना चाहिए। ओके गॉट इट, थैंक यू सर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते अगर 5 का, तो 1/5 मिल जाता। देखो समझ आ रहा है क्या? हाँ यस सर। क्योंकि पहले हम ई फाइंड करते तो ई का वैल्यू 1 आ जाता, और फिर 5 इंटू के इज इक्वल टू 1 के लिए के 1/5। यस सर। चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में जो कल ही है डिस्कशन ही करेंगे, और तो कुछ बचा नहीं अपने पास थ्योरी वाइज पढ़ने को। अगर तुम्हें कोई किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ और डिस्कस करना है, मतलब कोई डाउट है थ्योरी वाइज, तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज बुकलेट वाइज तो फिर अलग अलग लोगों के अलग अलग डाउट्स होंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सर ये जो मतलब बाइनरी ऑपरेशन में जो आंसर आएगा, वो जो जहाँ से हमने मतलब लिए वही सेट में से आएगा ना, जो नहीं, इसमें ये बोलते हैं, देखो दोनों तरह की थ्योरीज हैं, बट पॉइंट मतलब ये बोला जाता है कि अगर आंसर उसी सेट में आया तो इसका मतलब होता है कि बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कई बार नहीं भी आता, जैसे इस वाले केस में है। तो मैंने दोनों थ्योरीज पढ़ी हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई जगह तो मेंशन ऐसे किया हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन का आंसर उसी सेट में आना चाहिए, कई जगह बोला हुआ कि नहीं, जरूरी नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर रही है तो उसी सेट में आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है तो दूसरे सेट में आएगा। तो मेरे ख्याल से जेई वाले, क्योंकि वो इस तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को अवॉइड करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। और अगर पूछेंगे बाई चांस, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर अगर बाइनरी ऑपरेशन होना होगा तो वो सेट ए में ही लाई कर रहा होगा। ओके सर। सर ये ए और बी जो है मतलब हमें ऑर्डर में इनको अरेंज करना है ना? हाँ, A क्रॉस A इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सेट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं। ओके सर, ओके थैंक यू सर। चलो फिर मैं ये अभी तुम्हें शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? ओके बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय।